हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पाथ। तो आज हम अपनी वीडियो में अकाउंट्स के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि अकाउंट्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम उसको लेके जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या हैं, उन्हें अकाउंट में ही यूज़ किया जाता है। अब हम अकाउंट के मीनिंग सीख चुके हैं, अकाउंटेंसी के एडवांटेजेस, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, इसके बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें अकाउंट में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुछ जो टर्म्स अकाउंट में यूज किए जाते हैं वो क्या चीज़ है, उन्हें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो वो जो टर्म सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अकाउंट्स में जो टर्म्स है वो हमारा पहला टर्म्स आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या है कि लेन देन, यानी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस से काम हो रहे हैं। बिजनेस में क्या काम होते हैं, मैंने माल बेचा, माल खरीदा, जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उस गुड्स के रिगार्डिंग, उस बिजनेस में जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, वो सारे ही ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसा दूसरों से लेना है, कितना दूसरे को देना है, तो ये सारे ही क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं, कि एक ऐसी टर्म्स जो बिजनेस में यूज होते हैं, जिसका एक मीनिंग निकल के आता हो, जिसको मेजर किया जा सकता हो, वो हमारी ट्रांजैक्शंस है जो उस बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट होता क्या है, देखो अब जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किया है, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैंने माल बेचा, अब एक को तो मैं माल बेचूंगी नहीं, मैंने माल एक्स को बेचा, वाई को बेचा, जेड को बेचा। इनको माल बेचा है तो किसी ना किसी से लिया भी है, ए से परचेज किया, बी से, सी से, एक्स वाई जेड। तो जब हम माल बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ खर्चे भी होते हैं, इनकम भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, बहुत सारे टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब इनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। अब इनको जिस प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना होता है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे हमने इनको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग प्लेस। अब आप कहेंगे अरे ये तो आपने टी बना दिया। बिल्कुल, ये हमारा रिकॉर्डिंग प्लेस है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको इसकी कितनी साइड नजर आ रही है, दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी हमारी होगी राइट हैंड साइड। यहाँ पे ही आपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट मैंने अलग कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या काम करने वाले हो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक साइड लिख लेती हूँ कि जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है, और एक साइड में लिखने वाली हूँ कि किस किस को हमने पैसा देना है। 400 रुपये मुझे मीना से मिले, 300 रुपये मुझे लीला से मिले, 200 रुपये मुझे श्याम से मिले। अब सेम इसी साइड, इनफ्लोज के बाद आउटफ्लो, मतलब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में दो काम होते हैं, एक आना जाना, लेना देना। तो सेम वही है, मॉनेटरी फॉर्म में मेरे पास पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे पैसा देना है। 100 रुपये मैंने किसी एक्स पर्सन को दे दिए, 50 रुपये दे दिए, 30 रुपये दे दिए। तो ये सारा क्या है, ये मेरा इनफ्लोज है जहां से मुझे पैसा मिला, और ये मेरा आउटफ्लो जहां पे मैंने उस कैश का, उस पैसे का यूज किया है। अब क्या करते हैं कि ये सारा काम जिस साइड पे हो रहा है, LHS अकाउंट में, उसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसको डेबिट साइड कहते हैं। सेम ये हमारा होता है क्रेडिट साइड। अब
एक डेबिट साइड और एक हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो एक तरीके से हमारे पास दो पार्ट बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो अपना फर्स्ट पार्ट है, ये अपना सेकंड पार्ट। शॉर्टकट में इसको डेबिट को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को सीआर यानी क्रेडिट साइड कहा जाता है। तो अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग होती है, हमने एक अकाउंट में रखना होता है, अकाउंट का नाम लिखना होता है और उसको यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अकाउंट होता क्या है। अब हम बात करते हैं आगे। तीसरा हमारा आता है कैपिटल। अभी कैपिटल क्या है? मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस में उसका ओनर जो पैसा लगा रहा है वो कैपिटल है। विदाउट कैपिटल तो कुछ सोच ही नहीं सकते। अब जो भी बंदा बिजनेस करेगा तो वो ये तो सोचेगा ना कि उस बिजनेस को करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, और पैसे क्या चीज है? वो जो पैसा उसने बिजनेस में यूज किया है, मनी उसने बिजनेस में यूज की है, इन्वेस्ट किया है, वो क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस के अंदर की बात करती हूं तो बिजनेस में एसेट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, हम बताएंगे अभी। एसेट्स में से यदि आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल फाइंड आउट भी होती है। बट उससे पहले हमें कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए, कैपिटल होती क्या है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कैपिटल क्या है। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, जिसका बिजनेस है वो यदि अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, शुरुआत में लगा रहा है, स्टार्टिंग में, हालांकि बीच में भी वो लगा सकता है जिसे एडिशनल कैपिटल कह देते हैं, लेकिन शुरू में तो हमें कैपिटल चाहिए। तो वो जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया वो है उसकी कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज है? अब आप ये मत समझ लेना ये ड्रॉ करना, दिस इज नॉट ड्राइंग। हम अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में ड्राइंग का क्या मतलब है कि ये बिजनेस जो है ये किसी पर्सन का है, उस पर्सन का नाम है श्याम। अब उस पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ये तो आप जान गए होंगे कि जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो क्या है? कैपिटल। अब श्याम का अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसका घर है। अब अचानक से क्या होता है कि श्याम की फैमिली में से किसी एक को, हम उसकी मैडम मान लेते हैं, मिसेस को कुछ पैसों की जरूरत है, या उसे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, या किसी बच्चे की शादी करनी है, तो वो श्याम से जिद करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, अब हमें पैसा चाहिए। श्याम क्या करता है? बिजनेस में से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। तो पर्सनल यूज समझ में आया कि श्याम ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल काम के लिए। बिजनेस का कोई मोटिवेट नहीं है, बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, बिजनेस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसने ये पैसा किस लिए निकाला है? अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घर के लिए, अपनी मिसेस को देने के लिए, अपने बच्चे की फीस के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए, या फिर अपनी डॉटर की मैरिज हो सकती है। तो ये पैसा जो उसने बिजनेस से निकाला है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्राइंग। मनी विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो समझ में आया कि ड्राइंग क्या चीज है? कि जो पैसा ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लेता है, उसका पर्सनल काम कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइंग कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एसेट्स, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंटिंग की कि एसेट क्या है। हालांकि जो भी बिजनेसमैन नहीं भी है तो उसने ये नाम तो नहीं सुन रखा होगा, बट दूसरा नाम उसने जरूर सुन रखा है। अब बात करते हैं दूसरा नाम क्या है इसका। बिल्कुल आपने सही पहचाना,
जो भी बिजनेस करता है, बिजनेस के अंदर जो भी उसका सामान रखा हुआ है, ये मेरा बिजनेस है, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे पास पेन है, ये मेरा अपना है, ये व्हाइट बोर्ड ये मेरा है, ये बिल्डिंग ये मेरी है। तो ये सारा जो आपका अपना है, जो आपके अधिकार में है, राइट में है। तो ओनर के लिए बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हैं, यदि वो कहता है कि वो मेरा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ही एसेट्स है। यानी कि उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया, उसका क्या यूज किया कि उसने कुछ एसेट्स परचेज की होंगी, फर्नीचर खरीदे होंगे, मशीनरी खरीदी होंगी, जिस चीज का उसने बिजनेस किया है उस बिजनेस से रिलेटेड वो माल खरीदा है, माल को बनाया है। तो जो भी उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा जहां जहां पे लगाया है, वो सारी ही चीजें उसकी अपनी हो गई। तो वो सब चीजें क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एसेट्स है। तो जिस भी चीज को ऑनर ये कहता है कि बिजनेस में ये जो लगा है ये मेरा है, वो चाहे मशीनरी हो, चाहे माल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, वो सारी ही उसकी एसेट्स हैं। अब एसेट्स का एक शॉर्ट वे में तो मैंने आपको बता दिया कि एसेट क्या है। अब बात आती है कि एसेट के एक ब्रॉड वे में मीनिंग है कि एसेट्स के टाइप्स क्या हैं, किस किस टाइप की आपकी एसेट्स होती हैं। तो वो सारी ही डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। अभी आपको जस्ट टर्म्स के बारे में बता देते हैं कि व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स क्या चीज है। तो आपको अच्छे से पता चल गई होगी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू जो भी हैवी आइटम्स या कहते हैं मॉनिटरी फर्म में जो पैसा बिजनेस में लगा है, वो सारी ही आपकी एसेट्स हैं, जिसके अंदर आपकी मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, गुड्स आ जाते हैं, जिस चीज का आपने काम किया है वो सारा अपना है। आप किसी भी चीज को, आपके पास कैश रखा हुआ है एट ए टाइम, तो वो कैश आपकी प्रॉपर्टी। आपका कुछ पैसा बैंक में, अब सारा तो कोई अपने पास रख नहीं सकता, कुछ पैसा वो बैंक में भी रखता है। तो बैंक में जो पैसा रखा हो किसी और का तो है नहीं, वो आपका है। तो वो चीज क्या है, वो एसेट है, आपकी अपनी चीजें जो बिजनेस में है, जिसे आप पूरे राइट से कहते हैं मेरा अपना है, वो ही एसेट्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंस है तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बिजनेस में जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उस रिलेटेड कुछ खर्चे भी आते हैं। अब जो खर्चे आए हैं वो खर्चे क्या है, वही हमारे एक्सपेंसेस हैं। आपने आपने जो गुड्स बनाया है उसकी जो कॉस्ट है, कुछ खर्चा भी आया है, आपने रेंट दिया है, कमीशन दिया है, किसी को सैलरी भी दी है। तो उस गुड्स है या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी आपने खर्चा किया, वो सारे ही एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू क्या है, इसका मीनिंग है सिंपल सा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको, उस माल को बेचने से या सर्विस प्रोवाइड करने से आपके हाथ में जो पैसा आया है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है, वो आपकी रेवेन्यू है। यानी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेचा, माल बेचने से पैसा आ गया, वो सारा क्या है, रेवेन्यू। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू, यानी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। माल बेचने से, सर्विस के थ्रू यदि आपको पैसा मिल रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू है। अब कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो मैम इनकम क्या है, यदि ये रेवेन्यू है तो इनकम क्या है। बिल्कुल सही है कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इनकम। इनकम क्या है,
यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी आपकी जो इनकम है उससे रिलेटेड कुछ खर्चे भी तो हुए हैं। यदि उस इनकम में से आप उससे रिलेटेड सारे खर्चे हटा देते हैं तो वो आपकी इनकम है। दिस इज नॉट रेवेन्यू, दिस इज इनकम। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रेवेन्यू जो पैसा आया, इनकम उसमें से यदि आपने एक्सपेंस को भी हटा दिया, दिस इज इनकम। अब बात आती है कि रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, तो फिर ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट क्या है कि पूरे साल में जो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, प्रॉफिट साल में एक ही बार निकलता है। टोटल रेवेन्यू जो पूरे साल में रेवेन्यू आपकी इकट्ठी हुई है उन सबको आपने टोटल करना है, माइनस टोटल एक्सपेंस, और पूरे साल का जो भी खर्चा है, यदि आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपका पूरे साल का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा, ना कि इनकम में। इनकम आपकी मैनी टाइम्स होती है। आज माल बेचा, माल बेचने से पैसा आया, उस रिलेटेड अपने खर्चे हटा दिए, उसके बाद आप दोबारा कोस्ट बनाओगे, दोबारा माल बनाओगे, माल बनाने के टाइम पे फिर वही आपका खर्चा आएगा, वो बार बार होने वाली इनकम। बट प्रॉफिट आपका साल में एक बार होता है। कब? कि आप पूरे साल में जितने भी टोटल रेवेन्यू है उनमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट होगा वो प्रॉफिट है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट ये भी सब कुछ एक जैसा ही लगता है। थोड़ा सा चेंजेस हम और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है आपका गेन। अब मैम गेन भी तो ये प्रॉफिट है? नहीं, गेन में क्या चेंजेस है? थोड़ा सा गेन होता है कि आपकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स को बेचने से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आपको हुए हैं पूरे साल में, वो आपका गेन होगा मॉनेटरी फॉर्म में। मॉनेटरी फॉर्म में एज ए रिजल्ट जो आपको शो करेगा, जैसे कि आपकी 10 लाख की बिल्डिंग है, आपने उसको बेच दिया। अभी गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस की प्रॉपर्टी एसेट्स की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। गुड्स को बेचना ये आपका बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन है, और आपका बिजनेस इसी चीज में हो रहा है कि आप माल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये सब चीजें ये आपके रेवेन्यू में काउंट हो जाती है। बट आप एसेट बेचना तो आपका काम नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यदि हम एसेट्स को बेचते हैं, अचानक से 10 लाख की आपकी बिल्डिंग है या कोई एसेट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, यदि आप उसको बेच देते हो, 10 लाख की बिल्डिंग आपने 12 लाख में बेची, तो ये जो 2 लाख का है वो आपका गेन में काउंट होगा, प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। या आपने आपने एक काम किया है बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस की एज ए ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग आप कह सकते हो। कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप जीत गए, किसी एसेट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका गेन में काउंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट जो इस वीडियो का है मैं आपको बता देती हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या चीज है? देखो, यदि मैं बात करती हूँ लायबिलिटी, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। अब जिन्होंने अकाउंट्स लिया है उनको तो पता है कि लायबिलिटीज हमने सुना हुआ है, अकाउंटिंग टर्म्स है एक, बट ये होता क्या है पता नहीं। बट लेकिन जो आउटसाइडर है उनको नहीं पता कि अकाउंट में भी लायबिलिटी जैसी भी कोई चीज होती है। तो आपको इसका दूसरे सेंस में बताती हूँ। लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस में काम हो रहे हैं बहुत सारे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस करते समय जो भी गुड्स और सर्विस उसने प्रोवाइड करी हैं, तो जैसे उन्होंने माल बेचा है तो कहीं ना कहीं से माल खरीदा भी तो होगा। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन एक साइड से तो होता नहीं है, किसी से पैसा लेना है तो किसी ना किसी को पैसा देना भी तो है। तो जो भी अमाउंट ड्यू होते हैं टू आउटसाइडर बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारे ही लायबिलिटीज होती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है? अब आपने बैंक से उधार लिया, 5 लाख का लोन लिया, क्या आप बैंक को वापस नहीं करोगे? करना पड़ेगा। आपने किसी से माल परचेज किया,
लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं करी। क्या कह देते हो, भाई कल लेके चले जाना, भाई परसों ले जाना, भाई 1 महीने के बाद ले जाना। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, 1 महीना भी हो, लेकिन ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी ना कि आपने उसको पैसा देना है। तो जब तक आप उसको पैसा नहीं दे देते, वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। पेमेंट ड्यू टू अदर पार्टीज, दिस इज लायबिलिटी। जो पैसा दूसरे को देना है, लायबिलिटी। जो पैसा दूसरों से लेना है वो एसेट के अंडर में आता है, जिसे हम कहते हैं डेटर्स। तो हम बाकी टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको आपके स्कूल में जिस भी टीचर ने जो बुक रेफर की हुई है, जिस भी राइटर की बुक आपको बता रखी है, तो फटाफट से आपको अपने बुक को खोलना है और ये सारी टर्म्स जो आपको बताई गई हैं, उन सारी टर्म्स को आपने रिवाइज करना है। और आई नो आपको बहुत ही इजीली तरीके से वो समझ में आ जाएगी। एसेट और लायबिलिटीज के कुछ टाइप्स भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एसेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, लायबिलिटीज के कौन कौन से टाइप्स हैं, हम उसको जल्दी ही कवर करने वाले हैं। तो जो भी नए टर्म्स अकाउंट में यूज किए जाने वाले हैं वो है ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। आप इन चारों का बहुत ध्यान रखिएगा कि इन चारों में ही थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कि आपने खर्चे माइनस कर दिए, वो आपका इनकम हो जाता है। प्रॉफिट पूरे साल में एक बार ही निकल के आता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट आता है। गेन आपकी एसेट्स की रिगार्डिंग आती है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या कोई भी आप कोर्ट केस जीत जाते हो तो वो सारे ही गेन में आता है। एंड द लास्ट लायबिलिटीज, एनी अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, ये सारे ही लायबिलिटीज में काउंट होते हैं। एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने दूसरों को पैसा देना है, तो वो एक लायबिलिटीज कही जाएगी। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप अपना होमवर्क कीजिए, हम अपना काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।